नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते यहाँ संस्कार परिवार ने एक बहुत अच्छी पहल चालू की है, जिसके भीतर हम आज यहाँ अपनी संस्कृत भाषा जो चलती है अपने रीड में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इनके बारे में ही अपना अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि ऐसी इस वैश्विक महामारी के समय में अगर कुछ अच्छी पहल हो, इसके लिए मैं संस्कार अकादमी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने कुछ पहल चालू की है। यहीं अपना ये अध्यापन का कार्य चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ अपन जो भी यहाँ स्टडी करेंगे वो हमारे रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड तथा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में अपने ये उपयोगी साबित होगी। चल अपन बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत भाषा की। यहाँ आप लोगों को ये विदित होना चाहिए कि किसी भी भाषा का अध्यापन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाषा होती क्या है, भाषा का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं भाषा के बारे में। मूल रूप से भाषा जो है वो भाष धातु से टाप प्रत्यय करने से बना है। भाषा का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, जिसे कह सकते हैं संप्रेषण। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को, हाव भावों को आपस में एक दूसरे से परिवर्तित करता है, एक दूसरे से अपने विचारों को माध्यम के द्वारा पहुंचाता है। इसी के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि कोई भी भाषा होगी, वह भाषा अपने आप में पूर्ण जब होगी जब वह अपने भीतर एक सार्थक व्याकरण को रखती है, एक सार्थक व्याकरण को रखती है। जब भी अपन किसी भाषा का अध्यापन करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस भाषा का जो व्याकरण है, जो उसे जीवन पर्यंत चलाता रहता है या कभी भी उसको नष्ट होने से बचाता है, वही एक भाषा का मूल उद्देश्य होता है कि उसका जो व्याकरण है उस व्याकरण को भी पूर्ण रूप से जाना जाए। यहां पर अपन सिलेबस के आधार पर ये कह सकते हैं कि अपने जो सिलेबस में है वो मूल रूप से ज्यादा कुछ विस्तार से नहीं दिया गया है। यहाँ दो ही प्रकार बताए हैं, एक व्याकरण, ऐसा नाम है व्याकरण, और इस व्याकरण में संपूर्ण जितनी भी व्याकरण शास्त्र चलता है वो सारा आता है। व्याकरण के भीतर जैसे संधि हुआ, समास हुआ, प्रत्यय हुआ, शब्द रूप, धातु रूप, फिर छंद, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से अध्यापन करेंगे। और ये मूल रूप से अपने जो भी व्याकरण का जो टॉपिक चलेगा वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। इसी के साथ अपन बात करते हैं आगे कि जब भी अपन किसी भाषा के बारे में बात करते हैं, उस भाषा के लिए उसका व्याकरण का जो ज्ञान होता है वो ही उसे नष्ट होने से बचाता है। किसी भी कार्य को अगर अपन सुचारू रूप से रखना चाहिए तो उसकी जो भी आंतरिक गतिविधियां हैं, जो भी आंतरिक उसके रहस्य हैं, उन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। जब अपन इस भाषा के लिए कहा गया है कि भाषा मूल रूप से भाष धातु के साथ टाप प्रत्यय करने से ही भाषा का निर्माण होता है, और जहां पर टाप प्रत्यय होता है वो शब्द नित्य स्त्रीलिंग का ही बनता है।
नित्य स्त्रीलिंग का ही बनता है। अतः आप लोगों को ध्यान रखना है कि मान लो एक छोटा सा प्रश्न यही है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति बताइए, तो आपको ये कहना है कि भास धातु के साथ जब भी टाप प्रत्यय जो कि स्त्रीलिंग का होता है तब दोनों को मिलाकर के ही भाषा रूप बनता है। यहां टाप में जब अपन इत संज्ञा करते हैं, टाप में जब इत संज्ञा करते हैं तो यहां पर टे तथा पे दोनों की इत संज्ञा होकर केवल और केवल आशीष रहता है और अपना मूल रूप बनता है भास प्लस आ, और जब इनको जोड़ते हैं तो भाषा बनता है। इसीलिए कह सकते हैं अपन डायरेक्ट ये बात कही जा सकती है भाष्यते भाष्यते अनया इति भाषा। अर्थात अगर किसी दूसरे से अपने को वार्तालाप करना है, संप्रेषण करना है, तो उसी के लिए महत्वपूर्ण होता है भाषा का। अब भाषा का निर्माण कैसे होता है? एक चीज तो ये बताई गई है कि जो मनुष्य के जो आंतरिक विचार होते हैं, जो ऊष्मा होती है, वो ऊष्मा ही बाहर निकल करके एक ध्वनि का रूप धारण करती है, और जो वैचारिक ध्वनि है उसे ही कहा जाता है, वैचारिक ध्वनि को ही कहा जाता है भाषा। कहा जाता है। ये तो था अपने भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, भाषा शब्द कैसे बना है, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना है। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके लिए कहा भी जाता है कि ना तो संस्कृत भाषा कठिन है और ना ही कोई क्लेश देने वाली है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर अपन चाहें तो गणित की तरह, मैथमेटिक्स की तरह 30 में से 30 नंबर भी अपन ला सकते हैं रेट में, क्योंकि व्याकरण का एक नियम होता है कि सूत्रों के माध्यम से जिसे अपन संयोजित करते हैं, एक बार अगर उस सूत्र का अपने को पता है तो वो बात कभी भी अपन अपने सामने लौट करके आए तो वो कभी भी गलत नहीं होगी। यहां जैसे अपन ने भाषा के लिए कहा है, अब ये भाषा कौन सी है अपनी? यहां संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो सबसे पहले अपन एक बार देखते हैं कि ये जो संस्कृत शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्यों ये संस्कृत है, कैसे कहा जा सकता है कि ये संस्कृत है। तो यहां जब भी अपन इसका विच्छेद करते हैं या इसका प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करते हैं तो डायरेक्ट ये कहा जा सकता है कि ये सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कथ प्रत्यय, क्री धातु से कथ प्रत्यय। यहां पर जब ऐसे वाली सिचुएशन होती है तो मध्य में एक सम उपसर्ग के साथ सुट का आगम होता है। सुट का आगम होने के बाद में हमारी स्थिति बनती है सम प्लस सुट प्लस क्री प्लस कथ। ये सारी चीजें होने के बाद में अब यहां पर देखिए जो आगे अपन वृत्तांत में बात भी करेंगे कि इन शब्दों को छोटा कैसे किया जाता है, शुद्ध कैसे किया जाता है, परिष्कृत कैसे किया जाता है और परिमार्जित कैसे किया जाता है। उसके लिए एक विधान रखा गया है एत संज्ञा का, उसके लिए विधान रखा गया है एत संज्ञा का। इस इत संज्ञा के माध्यम से ही शब्द को शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, संस्कारवान किया जाता है, उपयोग में लाने के लिए ही इसका निर्माण होता है। यहां पर मूल रूप से सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग के बाद में यहां शुट है, जो शुट का आगम हुआ है, शुट का आगम हुआ है। जब अपन इसकी इत संज्ञा करते हैं तो यहां पर एक ऊ की संज्ञा होती है और एक टैग की संज्ञा होती है और शेष अपने पास बचता है से। फिर उसके बाद में यहां पर जो धातु है क्री, ये क्री मूल रूप से डुक्रय होती है। ये जो धातु है वो मूल रूप से डुक्रय होती है, अर्थात प्राकृतिक परिवेश में कह सकते हैं कि जो क्री धातु है इसका मूल रूप डुक्रय होता है। यहां पर ये की संज्ञा करके और डू की संज्ञा करके और मात्र केवल अपने पास क्री शेष रहता है, करने के अर्थ में ये वाली धातु काम करती है। और यहां लास्ट में बचा है कत प्रत्यय,
लास्ट में बचा है कत प्रत्यय। इस कत की भी संज्ञा होकर के केवल तय मात्र शेष रहता है। यहाँ पर कै की संज्ञा करते हैं, तय शेष रहता है। डूप्रय मूल धातु है जिसमें डू तथा ये की संज्ञा करके क्री शेष रहता है। सुट का आगम करते हैं, सुट के आगम में ऊ तथा टै की संज्ञा होकर के केवल श शेष रहता है और शम यहाँ पर अपने पास उपसर्ग है। जैसे ही इस संज्ञा का प्रयोजन करके अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपने पास मूल रूप से स्थिति आती है सम प्लस स प्लस क्री प्लस तय। जब ऐसे वाली स्थिति होती है तो यहां पर जो पदांत मैं है, शम उपसर्ग का जो मैं है, इसको अनुस्वार कर देते हैं। मो अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कर देते हैं और अनुस्वार करने के बाद में वापस स्थिति बनती है ये रहा शम, ये रहा श, ये रहा क्री और ये रहा तय। अब इन सबको मिलाते हैं तो मूल रूप से बनता है अपने क्या, संस्कृत। संस्कृत अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी प्रकार से संस्कार जो अपने सनातन धर्म से चले आ रहे हैं वो सारे संस्कार इसमें निहित होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है संस्कृत। ये संस्कृत भाषा का जब अपन अध्ययन अध्यापन करना चाहे, इस अध्ययन अध्यापन से पहले अपने को पता होना चाहिए कि इस भाषा की जो आत्मा है, किसी भी भाषा की जो आत्मा होती है वो होती है व्याकरण। क्या होती है? व्याकरण। ये भाषा की आत्मा है व्याकरण। जब आत्मा ही नहीं होगी तो भाषा टिक नहीं सकती, भाषा नष्ट हो जाएगी। अतः यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ये जो संस्कृत भाषा है इसके व्याकरण का अध्ययन भी अपने को किया जाना है। जब व्याकरण का अध्ययन कर लेंगे तो समझ जाना कि ये जो संस्कृत भाषा है स्वतः ही अपने आप अपने को समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार से एक सूत्र प्रणाली के द्वारा गणित चलता है अपने, वैसे ही सूत्रों के आधार पर ही संस्कृत भाषा चलती है। जितनी गूढ़ तरीके से सूत्रों का अध्ययन अध्यापन अपन करेंगे वैसे ही संस्कृत भाषा अपने लिए सरल और सुग्राह्य हो जाएगी। यहाँ संस्कृत भाषा की एक विशेष बात और होती है। वो विशेष बात यह है कि जैसे अपन कोई भी ट्रांसलेशन अपन अंग्रेजी के आंग्ल भाषा के अंदर करते हैं उसमें एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक निश्चित ढांचा होता है अनुवाद करने के लिए। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा इतनी प्यारी है, इतनी प्रिय है कि इसने कहा कि कायिका नियमावली, बात तो सभी के लिए एक ही है, नियमावली की आवश्यकता नहीं है अपने को। अपन तो जैसे चाहे वैसे ही संस्कृत भाषा का निर्माण कर सकते हैं। बकायदा शर्त यही है कि अपने को विभक्ति आदि का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था, लेकिन संस्कृत भाषा में वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि क्रिया हो कि कर्म हो कि कर्ता हो, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। कभी अपने को ये शंका नहीं करनी है कि यहाँ अपने को कर्ता पहले लाना है कि क्रिया पहले लानी है। मीन्स तो एक ही होगा, पूरे वाक्य का अर्थ जो निकलेगा वो एक ही होगा, चाहे कर्ता आगे हो चाहे क्रिया आगे हो। कार्य करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ध्यान रखना, इस संस्कृत भाषा की यही सरलतम इकाई है कि इसमें जो सीक्वेंस होता है ये ट्रांसलेशन का, वो उसके लिए बिल्कुल आप आजाद हो। यहाँ अपन बात कर रहे थे कि जैसे ही किसी भाषा की जो आत्मा की बात करें वो आत्मा होती है उसका व्याकरण। अब इस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं एक बार। यहां देखते हैं व्याकरण। जब इस व्याकरण शब्द की अपन व्युत्पत्ति देखते हैं तो सबसे पहले यहां वी प्लस अंग प्लस क्री प्लस ल्युट, यहां कुल मिलाकर के ये सारी चीजें इसमें निहित है। इसीलिए तो कहता हूं कि संस्कृत भाषा सूत्र प्रणाली के ऊपर आधारित है और संस्कृत भाषा को शब्दानुशासन, व्याकरण जो होता है उसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। अब वो शब्दानुशासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो शब्द होते हैं
वो सारे अनुशासित होते हैं, सारे अनुशासित होते हैं। वो अनुशासित कैसे कि सूत्र कहा गया है प्रत्यय परश्च। यहां कहा गया है कि प्रत्यय हमेशा पर में होना चाहिए, प्रत्यय हमेशा पर में होना चाहिए, उपसर्ग हमेशा आदि में होना चाहिए। यही तो सूत्रों का नियम होता है। जैसे गणित में कह दिया कि मान लो किसी को भी x² प्लस y², इसका कुछ ना कुछ तोड़ है तो वो सिस्टम से ही चलेगा। बस डिट्टो वही चीजें अपने को करनी है कि प्रत्यय परश्च इसने कह दिया तो प्रत्यय बाद में ही होना चाहिए, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। बाद के लिए कहा है बाद में, अगर किसी के लिए आदि के लिए कहे तो आदि में। अब एक चीज यहां ध्यान रखना है, आप खुद ही देखो, ये तो रहा धातु, ये तो रहा धातु। अब मैंने धातु के बाद में क्या कहा था, ये रहा प्रत्यय, ठीक है। फिर यहां कहा उपसर्ग आदि में होता है। यहां अपने पास दो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। यहां दो उपसर्ग है, एक वी है और एक आंग है। अब एक चीज ध्यान रखना कि हिंदी में सब लोग कहते हैं प्र, प्रा, सम, अप, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर। अब जब इनकी बात की जाए तो आप लोग सब कहते हैं कि नहीं उपसर्ग कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ये किसी धातु के साथ लगे तब ही उपसर्ग कहलाएंगे, और अन्यथा अगर धातु के अलावा हो तो ये अव्यव कहलाते हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। जब किसी क्रिया के योग में इन उपसर्ग इनको काम में लिया जाए, किसको, प्र, प्रा, सम, इनको, तब तो जाकर के ये कहलाते हैं उपसर्ग। और अगर ये अकेले ही कहीं पड़े हो तो ध्यान रखना इनको कहा जाता है अव्यव। अकेले हो अव्यव होंगे किसी क्रिया के साथ। अब ध्यान रखना संस्कृत में जो धातु होती है, संस्कृत में जो धातु होती है, इस धातु को ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहा जाता है। जो धातु होगी वो ही क्रिया है। अब यहां देख लो क्री है और क्री धातु है। जिस क्री का मूल रूप मैंने अभी बताया आपको कि इसका मूल रूप होता है डुक्रय। क्या होता है? डुक्रय। इस संज्ञा का प्रयोजन होकर के और बाकी ये क्री शेष रहता है। आप बार बार ये मत सोचना कि इस संज्ञा का प्रयोजन होता क्या है। जब अपना वर्तांत चलेगा तो विस्तार पूर्वक अपनी संज्ञा की भी बातें कर लेंगे। केवल यहाँ पर अपन शब्दों को देखेंगे कि ये शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। अब यहां पर पूरे विस्तार से अपन जब देखते हैं तो अपने सामने आया कि इसमें वी और आंग तो उपसर्ग है, क्री मतलब डुक्रय धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अब देखो यहां इसमें संज्ञा नहीं होगी, यहां आंग है, इसमें गे की संज्ञा होगी। गे की संज्ञा होगी तो क्या बचेगा? आशीष बचेगा। यहां वी हो गया, यहां आ हो गया। यहां मैंने बताया था डुक्रय है तो डू और ये की संज्ञा होकर के यहां क्री शेष रहा। और फिर उसके बाद में अपन इसकी संज्ञा करते हैं, इसकी संज्ञा करते हैं तो यहाँ लय की संज्ञा हो गई और यहाँ टय की संज्ञा हो गई और टय की संज्ञा होकर के और यहाँ यू शेष रहा। ये अपने पास प्रयोजन आया कि वी हुआ, आ हुआ, क्रय हुआ और यू हुआ। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पर ये कृदंत है, कृत प्रत्यय है ना, कृदंत, ये ल्युट प्रत्यय जहां काम करे हमेशा वहां नपुंसक लिंग का ही रूप बनता है। नपुंसक लिंग का ही रूप बनता है। यहां जब अपन इसको विस्तार देते हैं तो सबसे पहले एक यहां सूत्र चलता है युवार नाको, युवोर नाको, ये सूत्र चलता है। यहां ये कहता है कि जब भी यू हो इस यू को अन हो जाए। क्या हो जाए? यू को अन हो जाए। अब देखो यहां यू था, यू को कर दिया अन, वापस स्थिति बनाते हैं तो यहां वी, यहां आ, यहां क्री और यहां अन। अब ध्यान रखना है यहां पर जब ल्युट प्रत्यय का योग होता है तो जो धातु होती है इस धातु के स्वर को गुण होता है, धातु के स्वर को गुण होता है और गुण होकर के यहां पर ये बनेगा कर, गुण होकर के बन गया कर।
अब यहां पर एक संधि हो रही है अपने पास बी और आ के बीच में। आपको भी पता होगा कि इक के बाद में असमान स्वर होने पर क्या होता है, इक के बाद में असमान स्वर होने पर क्या होता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। और जैसे ही यहां संधि का प्रयोजन करते हैं तो ये वी का तो वह बच गया, ई को बच गया, हो गया ये हो गया आ अपने पास था, ये क्री का कर बन गया और ये हो गया अन। यहां पर पूरी व्यवस्था अपने पास आई और व्यवस्था पूरी अपने पास आते ही अपन ने बनाया क्या, व्याकरण। व्याकरण ये वाला रूप अपने पास बन गया। अब जब अपन इसकी बात करते हैं व्याकरण की, तो यहां पर भी अपने पास एक सूत्र चलता है, क्योंकि मैंने कहा कि अपनी जो व्याकरण का अध्ययन अध्यापन करेंगे वो सारा सूत्रों के माध्यम से ही होता है। तो यहां पर व्याकरण में रसाभ्याम नोण समान पदे, इस सूत्र के द्वारा इस समान पद में र श के बाद में अगर कोई न हो, इस न को अपन करते हैं अण, न को करते हैं अण। न की जगह जैसे ही अण आदेश हुआ तो ये रूप बना व्याकरण, व्याकरण। ये रूप बन गया अपने पास व्याकरण। जैसे ही व्याकरण रूप बना, यहां पर ध्यान रखना है कि लुट प्रत्यय के संयोग से, लुट प्रत्यय के संयोग से यहां पर जैसे ही लुट प्रत्यय का संयोग करते हैं तो नपुंसक लिंग का बनता है। और नपुंसक लिंग के लिए कहते हैं कि जो अंतिम अत होता है उस अत को अम हो जाता है, और अम होते ही यहां रूप बनेगा व्याकरण, व्याकरण। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी बात की जाए कि व्याकरण शब्द है या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है या नपुंसक लिंग होता है, तो आपको डायरेक्ट कहना है कि लुट प्रत्यय के साथ हमेशा रूप बनता है नपुंसक लिंग का। अतः अपन कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग। अब बात करते हैं इस व्याकरण की महिमा की, व्याकरण की महिमा की। यहां पर इस व्याकरण को कहा गया है कि मूल रूप से व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। व्याकरण भाषा की आत्मा, भाषा की आत्मा। अब यहां जब आप इस आत्मा की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि आत्मा तो एक गूढ़ रहस्य होता है, उसी प्रकार से अपनी जो व्याकरण है वो भी एक गूढ़ रहस्य है। अतः इसको गूढ़ तरीके से ही अपने को सीखना है। संस्कृत भाषा कैसे बनी है, भाषा क्या होती है, संस्कृत शब्द कैसे बना, व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई है, व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद में यहां शास्त्रों में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्याकरण है वो भाषा का मुख होता है, मतलब किसी भी भाषा को बोलना हो उसका मुख व्याकरण ही होगा। ऐसी बात यहां शास्त्रों में कही गई है। इसके बाद में यहां जब भी इस व्याकरण की बात की जाए तो जो अपने वेदांग होते हैं, षड वेदांग, ये जो षड वेदांग है, इस षड वेदांग में मुख्य व्याकरण को ही माना है। प्रमुख जो अंग है, प्रमुख या मुख्य, ये प्रमुख या मुख्य अंग है 6 में से, वो है व्याकरण। अब देखो छोटी सी बात थी, लेकिन ये भी 2015-16 का जो स्कूल इसका कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था उसमें पूछा था कि वेदांगों में सबसे प्रमुख अंग कौन सा है। यहां पर अपने को लगता है कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो अगर उस लेक्चरर के लेवल का ये प्रश्न है तो आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप से सारगर्भित है। यहां ध्यान रखना है कि 6 जो वेदांग होते हैं उनमें प्रमुख है व्याकरण। मूल रूप से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है, कौन से लिंग का है, भाषा की उत्पत्ति या भाषा शब्द के साथ प्रत्यय कौन सा है, भाषा होती क्या है मूल रूप से, ये वाली चीजें सारी अपन ने यहां पढ़ी। अब बात करते हैं कि जो प्राचीन मान्यता है, जो प्राचीन समय से चली आ रही जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार जो व्याकरण होती है, इस व्याकरण के 2 संप्रदाय माने गए हैं।
दो संप्रदाय कह सकते हैं उनको, या दो मान्यताएं कह सकते हैं। व्याकरण की दो मान्यताएं, व्याकरण की दो मान्यताएं, व्याकरण की दो मान्यताएं होती है, और जिसको अपन कह सकते हैं परंपरा। परंपरा, अब इस परंपरा का तो आपको पता ही है कि जो सनातन काल से अपने पास चली आ रही है, ऐसी रीति रिवाज है, ऐसी जो कार्य प्रणाली है, उसी को अपन कह सकते हैं परंपरा। अर्थात जो हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज अर्थात सनातन काल से चली आ रही है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? परंपरा कहलाती है। यही जो व्याकरण की जो दो परंपराएं होती हैं, उनका नाम रखा गया है। एक परंपरा को तो कहा जाता है बृहस्पति परंपरा, दूसरे वाली परंपरा का नाम है माहेश्वरी परंपरा। यहां से मोस्टली प्रश्न नहीं बनता है, एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो व्याकरण की जो मान्यताएं हैं, भाई व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण चला कैसे आ रहा, कहां से आ रहा है व्याकरण, या किस काल से व्याकरण की स्थापना हो गई है, ऐसे वाली बात यहाँ इन दोनों परंपराओं में अपन करेंगे। एक है बृहस्पति परंपरा और दूसरे वाली है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। यहां सबसे पहले इस बृहस्पति परंपरा को देखते हैं, जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि जब व्याकरण की उत्पत्ति जो हुई है, इसकी व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। सबसे पहले जो आदि व्याकरण थे, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी तो खुद ही व्याकरण थे, ये ब्रह्मा जी थे। इस ब्रह्मा जी के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने व्याकरण का ज्ञान दिया बृहस्पति को। बृहस्पति ने इसका ज्ञान दिया इंद्र को, इंद्र ने ज्ञान दिया अग्नि को, अग्नि ने ज्ञान दिया यम, यम ने दिया वरुण, आदि ये क्रम आगे चलता रहा है। यहां कहा गया है कि सबसे पहले जो व्याकरण है वो ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट इसका ज्ञान दिया बृहस्पति को, बृहस्पति ने इसका ज्ञान दिया इंद्र को, और इंद्र ने आगे देता रहा अग्नि को, अग्नि यम अरुण वरुण जिनको भी दिया था उनको ये ज्ञान दे दिया। अर्थात व्याकरण निरंतर एक दूसरे से ट्रांसफर होती आई है। यहां इसमें एक छोटा सा प्रश्न छुपा हुआ है। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि रीड लेवल का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल में ये बात करें कि ये जो यहां पर ये बृहस्पति परंपरा है, इस बृहस्पति परंपरा में आदि प्रवक्ता कौन? आदि प्रवक्ता, आदि प्रवक्ता अर्थात सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान देने वाला, जिसको लेक्चरर अपन बोलते हैं, प्रोफेसर जिसको अपन बोलते हैं, वो ही प्रोफेसर है यहां बृहस्पति। आदि प्रवक्ता तो जो है वो है यहां बृहस्पति, और ज्ञान ग्रहण करने वाला, ज्ञान ग्रहण करने वाला, ज्ञान ग्रहण करने वाले के लिए लिखा गया है आदि व्याकरण। व्याकरण देखो शब्दों का ही फेर है, यहां ज्यादा कुछ नहीं है, बताता हूं अभी। बृहस्पति, ये तो यहां व्याकरण का जो बृहस्पति परंपरा का था, इसमें बताया है कि ये आदि प्रवक्ता है, अर्थात ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो स्वयं क्या है? व्याकरण है। यहां से सिचुएशन प्रारंभ होती है और नीचे बढ़ती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति इसको कहा गया है आदि प्रवक्ता, और इंद्र को कहा गया है आदि व्याकरण, आदि व्याकरण। अब ध्यान रखना, यहां दो शब्द चलते हैं, एक व्याकरण और एक व्याकरण। देखो दोनों सेम से ही है, दोनों सेम से ही है, लेकिन इनका जो मीन्स होता है जो अलग अलग होता है। यहां व्याकरण का मतलब मैं व्याकरण सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके ज्ञान की बात कर रहा हूं, और यहां व्याकरण का मतलब होता है कि उसको जानने वाला। व्याकरण का मतलब क्या होता है? जिसने ग्रहण किया व्याकरण को सर्वप्रथम, या वो व्याकरण को जानने वाला, उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण। तो ध्यान रखना, हाँ, व्याकरण और व्याकरण दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों का मीन्स अलग अलग होता है। एक व्याकरण होता है और एक व्याकरण होता है, दोनों के भाव अलग अलग। यहाँ व्याकरण मतलब खुद सब्जेक्ट होता है, और यहाँ व्याकरण मतलब इसको जानने वाला होता है। बस यही शब्दों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है।
अब यहां पर जब भी पूछे कि आदि प्रवक्ता कौन है तो बृहस्पति है, आदि व्याकरण कौन है तो कह सकते हैं अपन कि यहां आदि व्याकरण इंद्र है। अब ध्यान रखना इस बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम कातंत्र था। क्या था? कातंत्र। ये नाम मोस्टली पूछा जाता है, कातंत्र। कातंत्र कौन सी परंपरा है? बृहस्पति परंपरा है। अब ये कातंत्र का मतलब क्या होता है उसी की अपन बात करते हैं। कातंत्र का मतलब होता है कठिनता। कठिनता। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जब ये ज्ञान यहां आ गया तो इन्होंने एक ऐन्द्र व्याकरण की रचना की। किसने? इंद्र ने एक ऐन्द्र व्याकरण की। इंद्र ने ऐन्द्र व्याकरण की रचना की। लगभग इसमें बताते हैं कि 1 लाख के लगभग ये सूत्रों का निर्माण किया गया है। उससे भी क्या है अपने को, लेकिन अपने को तो मीन्स निकालना है कातंत्र का। यहां जब इंद्र ने इस व्याकरण की रचना की तो इस इंद्र ने जानबूझ करके इसको कठिन बना दिया, क्योंकि इंद्र तो शुरू से मतलब जब से इंद्र की जो पदवी चली है उस समय से इंद्र ये चाहता है कि सबके ऊपर अपना ही आधिपत्य हो, आसानी से किसी को कोई ग्रहण नहीं हो। यहां ऐसा मान करके ही इसने जो अपनी ऐन्द्र व्याकरण की रचना की उस व्याकरण को जानबूझ करके कठिन बना दिया, और इस कठिनता के कारण ही इसका नाम पड़ा है कातंत्र। ध्यान रखना है कातंत्र, क्योंकि इसके जो सूत्र है, जो नियमावली है, वो हर एक आदमी आसानी से नहीं पढ़ सकता, इसीलिए इसका नाम रख दिया कातंत्र। क्या नाम रखा? कातंत्र। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ प्रश्न यही बनता है, कातंत्र कौन सी परंपरा है? बृहस्पति परंपरा। आदि प्रवक्ता बृहस्पति, आदि व्याकरण इंद्र। ये सामान्य जानकारी थी अपनी बृहस्पति परंपरा की। अब बात करते हैं अपन माहेश्वरी परंपरा की। परंपरा ये तो यहाँ सनातन काल से चली आ रही है। अपने घर में भी कोई परंपरा होती है, हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। बात करेंगे अपन माहेश्वरी परंपरा की। माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा का तो अपने को नाम से ही पता चलता है कि यहां रखा गया है महेश्वर, और महेश्वर का तात्पर्य है भगवान शिव। तो कहीं ना कहीं इस परंपरा से भगवान शिव साक्षात जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस परंपरा का नाम रखा गया है माहेश्वरी परंपरा। इसीलिए रखा गया इसका नाम माहेश्वरी परंपरा। देखते हैं, ऐसे बताया जाता है या ऐसी मान्यता है कि जब पाणिनि थे, पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना करके उनसे माहेश्वरी सूत्र प्राप्त की। किसने? पाणिनि ने शिव आराधना से माहेश्वरी सूत्र प्राप्त किए, और वो माहेश्वरी सूत्र कितने थे? 14 थे, अर्थात चतुर्दश। इन चतुर्दश सूत्रों से पाणिनि ने, इन चतुर्दश सूत्रों से पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की। अतः अब आप खुद ही देखो कि किसके द्वारा प्रदत्त है ये 14 माहेश्वरी सूत्र जिससे व्याकरण की रचना हुई है। तो इनको देने वाला कौन है? महेश्वर है, भगवान शिव है। जब शिव, ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के, और जो उनकी स्व डक्कायाम, जो उनकी जो डमरू था, उनका तो वो ही है त्रिशूल और डमरू, तो जो डमरू था उस डमरू को प्रसन्नतावश चतुर्दश मतलब 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार। अब जब 14 बार बजाया तो ऐ उण आदि, ऐ उण आदि 14 सूत्र निकले। इन 14 सूत्रों को ही कहा जाता है माहेश्वरी सूत्र, शिव सूत्र जाल, प्रत्याहार सूत्र। ध्यान रखना, इन्हीं का नाम रखा गया है ये सारी। तो यहां सीधी सीधी अपन बात कर सकते हैं कि पाणिनि, कौन सी? पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, आराधना करके भगवान शिव से
14 सूत्र प्राप्त किए जिनको कहा जाता है माहेश्वरी सूत्र, और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। अब ध्यान रखना कि वर्तमान में जितने भी विद्वान है, विद्वत परिषद है, विद्वत गण है, वो सारे इस परंपरा को ही श्रेष्ठ और सार्थक मानते हैं, क्योंकि अपने पास लिखित रूप से व्याकरण शास्त्र मिलता है, रचना करने वाले पाणिनि है, और तो कोई अपने पास है ही नहीं ऐसा कोई जिसको कह सकते हैं कोई सबूत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो सार्थक मत होता है, वर्तमान समय में जो सार्थक मत होता है वो सार्थक मत इसी का है, किसका? माहेश्वरी परंपरा का। ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि माहेश्वरी परंपरा ही श्रेष्ठ परंपरा होती है। और माहेश्वरी परंपरा का एक दूसरा नाम भी है। क्यों? क्योंकि इसने रचना, व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि, तो पाणिनि के नाम से ही इसको कह दिया पाणिनीय, पाणिनीय परंपरा, इसे कह दिया पाणिनीय परंपरा। तो बस यही अपनी दो परंपराएं थी जो सनातन काल से चली आ रही थी। ये एक थी अपने पास जिसको कह सकते हैं अपन बृहस्पति परंपरा, और दूसरे वाली थी अपने पास माहेश्वरी परंपरा। ध्यान रखना है आप लोगों को कि परंपरा से ये नहीं करना है कि ये पैतृक संपत्ति है किसी की, नहीं। परंपरा से मतलब है कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कार्य है जो प्राचीन समय से, सनातन काल से अब तक यहाँ चला आ रहा है, अर्थात ऐसी ये मान्यताएं रखी गई है। अब इस विषय वस्तु को यहीं क्लोज करते हैं और थोड़ा सा व्याकरण की जो विशिष्ट अपने पास जो कह सकते हैं कि कोई नाम आए, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने पास नाम आता है डॉक्टर का, जैसे अपन क्रिकेट मैच देखते हैं तो नाम आता है खिलाड़ी का, वैसे ही जब भी अपने व्याकरण की बात करें, जब भी अपन किसकी बात करें? व्याकरण की। जब भी अपन व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जहां नाम आए, जैसे ही व्याकरण नाम आए वैसे ही अपने दिमाग में भी तो छवि होनी चाहिए कि व्याकरण अर्थात पाणिनि, व्याकरण अर्थात पाणिनि, व्याकरण अर्थात कात्यायन, व्याकरण अर्थात पतंजलि। ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी अपन बात करें भाई व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये भी तो होता है कि हॉस्पिटल में कोई चीज अगर किसी से रिलेटेड है, जैसे पैर फ्रैक्चर हो गया तो अपन हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मान लो हार्ट में प्रॉब्लम है तो कार्डियो वाले के पास जाते हैं। वैसे ही जब भी व्याकरण की प्रॉब्लम होगी तो अपन इन तीन के जो भी ग्रंथ हैं इनसे तो साक्षात क्या मिलना, बाकी इन तीन के जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के आधार पर ही व्याकरण की समस्याओं का हल निकालते हैं। ध्यान रखना है, मैं तो यही कहता हूं आपसे कि जब भी मैं व्याकरण का नाम लूं तो आपके दिमाग में छवि होनी चाहिए पाणिनि की, आपके दिमाग में दूसरी छवि होनी चाहिए कात्यायन की, और तीसरी छवि होनी चाहिए पतंजलि की। ये तीन ही ऐसे मुनि हैं, तीन ही ऐसे मुनि है। यहां से भी प्रश्न बनता है, इसीलिए इनका नाम रखना जरूरी है। साधारण प्रश्न बनता है, ग्रेड सेकंड में तो अक्सर बनता ही बनता है, और बाकी रेट लेवल में भी ये प्रश्न बनता है। ध्यान रखना है इस विषय के बारे में कि जब भी व्याकरण की बात करें, पाणिनि हुआ, कात्यायन हुआ और पतंजलि हुआ। और मैंने अभी बताया कि जो पाणिनीय परंपरा है उसमें मुख्य रूप से योगदान रहा था पाणिनि का, मुख्य रूप से योगदान रहा था पाणिनि का, अर्थात भगवान शिव को प्रसन्न करने का कार्य पाणिनि ने किया, चतुर्दश सूत्रों को ग्रहण करने का कार्य पाणिनि ने किया, व्याकरण शास्त्र की रचना करने का कार्य पाणिनि ने किया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मूल रूप से ये पाणिनीय परंपरा है, वो ही साक्षात सत्य माना जाता है। वर्तमान समय में भी इसको अधिक उपयोगी माना जाता है, उपयोगी सिद्ध भी हुआ है, क्योंकि इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में सारी चीजें हैं, जितने भी सूत्र वगैरह हैं वो सारी चीजें यहाँ बताई गई है। ये अपना चल रहा था सामान्य परिचय एक व्याकरण का, एक भाषा का। अब ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा जब भी अपन स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट करनी है, और अपनी जो गति होनी चाहिए वो 30 तक की, जो रेंज होता है, जो रेंज होता है, जो विस्तार होता है वो 0 से प्रारंभ करना है और 30 तक पहुंचना है। और
रेगुलर अगर आप प्रयास करोगे, ज्यादा अथक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सामान्यतया भी आप प्रयास करोगे, आवर्ती में नित्य रखोगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के भी अपन 30 तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या ये रहती है, अधिकांशतः बालक कहते हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट था वो तो अपने 10th क्लास तक ही था और 10th के बाद में कभी संस्कृत का कार्य नहीं हुआ। अब 10 साल 5 साल 8 साल के गैप के बाद में संस्कृत पढ़ना है तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समय कितना भी व्यतीत हो जाए, अगर आप लोगों के पास आवर्ती का है, नियम समझने का कॉन्सेप्ट है, तो समझ जाना कि आप संस्कृत से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अब अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्णों की बात करेंगे, वर्ण के बाद में उच्चारण स्थानों की बात करेंगे। वर्ण हुआ, उच्चारण स्थान हुआ। उच्चारण स्थानों के बाद में अपन बात करेंगे एक संज्ञा, और फिर कुछ एक अपने प्रकरण में करते हैं संज्ञा सूत्र। अपना सिलेबस है वो नाम से तो छोटा सा रखा है, लेकिन उसमें भाव इतना गूढ़ दे दिया कि अपने को हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जब अपन पठन पाठन की क्रिया प्रारंभ कर चुके हैं तो आपको मेरे साथ साथ चलना है। जो भी समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है, निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अब अपन इसके बाद में जब भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ण, उच्चारण स्थान, संज्ञा, संज्ञा सूत्र, ये सारी चीजें ऐसी है कि व्याकरण का जिसको कह सकते हैं कि एक मकान को बनाने से पहले उसका नींव का होना जरूरी है। जो फाउंडेशन होता है उसकी जो नींव होती है वो गूढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के ऊपर चाहे कितना भी वेट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो गूढ़ बातें हैं, वर्ण हुआ, उच्चारण हुआ, संज्ञा हुई, संज्ञा सूत्र हुआ, और चीजें जो भी सारी बची कुची हैं वो सारी अपन इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।